हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश दिशवाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के इस लेक्चर में यहाँ पर शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो जुडिशरी आपको पता है कि सरकार का ही अंग है जुडिशरी। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो 3, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग है। तो पहले अपने विधायिका के बारे में पढ़ चुके हैं। विधायिका के अंदर जैसे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम ये सब आ गए, तो इनके बारे में अपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया। एंड देन आता है एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर कुछ अपने पढ़ चुके हैं एंड कुछ इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर जान लेंगे। अब आ चुका है जुडिशरी, जो कि थर्ड है। तो थर्ड नंबर पर जुडिशरी, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अच्छे से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यायपालिका होती क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। न्यायपालिका, जैसे कि यहाँ पर न्यायपालिका ये वर्ड के अंदर ही निहित है, इसका अर्थ है न्याय प्लस पालिका। यहाँ पर न्याय का पालन हो तो वही न्यायपालिका है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी संस्था जहाँ पर न्याय का पालन किया जाता है, लोगों को न्याय दिया जाता है, तो उसी कहते हैं न्यायपालिका। तो इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस पार्ट में क्या जानेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे देश में न्यायपालिका स्थापित की गई है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन होता है, यानी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चिंगम, मिस्टर चिंगम, मोटू पतलू वाले में आता है ना, ठीक है। तो कानून यहाँ पर है। तो कानून यहाँ पर क्या है? कानून सबसे सर्वोच्च माना गया है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ऐसे माना जाता है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कि प्रधानमंत्री ना ही राष्ट्रपति। तो कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। तो अब कानून है, तो कानून को सही तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए, सही तरह से लागू करने के लिए प्रॉपर चीजें होनी चाहिए। कानून बना विधायिका देता है, लागू कार्यपालिका कर देती है, बट उसको यहाँ पर सही या गलत का डिसीजन भी तो किसी के पास में होना चाहिए ना। जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है, वो अपने को सही कहेगा और वो अपने को सही कहेगा, तो इसमें से गलत कौन होगा? तो ये गलत कहने वाला बीच में थर्ड पर्सन होता है, तो उसको भी खड़ा करना चाहिए ना। तो वैसे ही यहाँ पर थर्ड पर्सन ये है, ये डिसाइड करता है कि कौन सही है कौन गलत है, यानी कि यही यहाँ पर बीच के अंदर ये सबसे ऊंचा माना गया है न्यायपालिका को। तो ये ऐसे मान सकते हो कि जैसे 2 व्यक्ति आपके घर के अंदर लड़ाई हो जाती है, तो तीसरा यहाँ पर बीच में आकर उस लड़ाई को रोकता है। तो वैसे ये न्यायपालिका क्या काम करती है? 2 व्यक्तियों के, 2 राज्यों के बीच में, 2 चाहे किसी के बीच में हो, तो ये न्यायपालिका बीच में आकर उसको विवाद का समाधान करती है। तो न्यायपालिका, तो इस पार्ट के अंदर यहाँ पर देख लेते हैं। न्यायपालिका का अर्थ आप जान चुके हैं, जहाँ ऐसी संस्था जहाँ पर न्याय का पालन हो। तो इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? हमें ये जानने को मिलेगा कि हमें अदालतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है यार, आप भी दे सकते हो कि हमें अदालतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जहाँ पर कानून का शासन है, तो कानून का शासन है, तो ये तो अपने को भी पता है कि कुछ व्यक्तियों के पास में ज़्यादा पैसे होंगे, कुछ ज़्यादा पावर के अंदर होंगे। तो अब ज़्यादा पावर वाले तो फिर ऐसे तो वो दूसरे लोगों को दबाते रहेंगे, तो ना दबा पाए, सभी लोग स्वतंत्र रह पाए, सभी को समानता का अधिकार मिल पाए। तो इसलिए यहाँ पर अदालतों की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे, क्या ये अदालतें न्याय करने में सक्षम है? तो ये आप इस चैप्टर के अंदर जानोगे कि क्या वास्तव में जो अदालतें हैं न्याय करने में सक्षम है, या फिर पैसों के ऊपर ये भी, जैसे कार्यपालिका या विधायिका चलती है, वैसे ये न्यायपालिका भी पैसों पर चलती है। तो वो अपने इस चैप्टर में जान लेंगे। क्या सभी अदालतें आपस में जुड़ी हुई है? तो अपने जानेंगे कि सभी अदालतों का मतलब क्या है, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सारी की सारी जो अदालतें ये आपस में जुड़ी हुई है या फिर अलग अलग है? तो ये भी इस चैप्टर के अंदर आपने जानेंगे। तो आज अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या जानेंगे, ये आप इस अंदाजा लगा सकते हो। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब आगे इस पार्ट में यहाँ पर देखते हैं। इस पार्ट में यहाँ पर क्या देखेंगे? न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो भूमिका देखिए दोस्तों, इसमें अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। अदालतें आपने सुना होगा ना, जैसे अखबारों में, टीवियों में, या किसी भी आपने फिल्मों में देखा होगा कि अदालतें होती है कि ऑर्डर 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 करके बहुत सारे फैसले सुना देती है। तो वो कौन से फैसले हो सकती है? जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। मान लो कि यहाँ पर कोई एक यहाँ पर निर्णय सुना दिया अदालत ने कि कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट स्कूलों में कहाँ पर पिटाई होती है? बिल्कुल समाप्त हो गई है। पहले कितनी पिटाई यहाँ होती थी। तो अदालत ने अगर मान लो कि कोई ऐसा निर्णय सुना दिया कि विद्यार्थियों की यहाँ पर पिटाई नहीं करेंगे, तो पिटाई नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर अपना फैसला सुनाती है। 2 राज्य है, जैसे राजस्थान और यहाँ पर पंजाब है, तो दोनों के बीच में पानी का विवाद हो गया, तो उस पानी के विवाद को कौन मिटाएगा? न्यायपालिका।
फिर आगे लोगों को अपराध के लिए सजा सुना सकती है। मान लो कि किसी ने, आपने या मैंने या कोई किसी ने भी अपराध कर दिया हो, ठीक है, तो हमको अपराध की सजा भी सुना सकती है। अगर अपराध नहीं किया है, पुलिस को ऐसा लगता है कि हमने किया, पुलिस हमको ले गई पकड़कर और जेल के अंदर डाल दिया, तो जेल के अंदर डाल दिया, तो अगर हम निर्दोष है, अगर हम खुद को साबित कर पाते हैं निर्दोष, तो हमें ये बचा भी सकती है, अदरवाइज हमें सजा भी दे सकती है। फिर आगे कार्यपालिका के कार्य क्या होंगे दोस्तों न्यायपालिका के, तो ये कार्य ही है और क्या है, ठीक है। तो कार्य देखिए यहाँ पर क्या हो सकते हैं न्यायपालिका के, जैसे विवादों का निपटारा, तो विवादों का निपटारा कर देगी तो उसे क्या कह देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यायपालिका के कार्य हो गया, ये फर्स्ट कार्य। फिर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा ये क्या होती है, तो ये भी देखेंगे। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, तो मौलिक अधिकारों को कैसे लागू करती है, किस तरह से उसकी सुरक्षा करती है, तो ये अभी देखते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं, इधर देखो, विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा कैसे करती है, मान लो कि यहाँ पर नागरिकों की, आपके और मेरे बीच में यहाँ पर झगड़ा हो गया, वैसे हो गए नहीं यार, भाई भाई हैं हम, क्यों लड़ेंगे आपस के अंदर, ठीक है दोस्तों, आप भी तो मेरे क्यों होंगे। तो जैसे मान लो कि नागरिकों के बीच में यहाँ पर झगड़ा हो गया, ठीक है, दो लोगों के बीच में यहाँ पर झगड़ा हो गया, या फिर नागरिक व सरकार के बीच में, अब मान लो कि कहीं मेरा या कोई पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए, होगा नहीं, वैसे हो जाए, ठीक है। फिर दो राज्य सरकारों के बीच में, अब मान लो कि कल को कहीं पर आप राज्य सरकार को एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, तो आपके किसी दूसरे राज्य के साथ में यहाँ पर कोई झगड़ा हो जाए, फिर आगे केंद्र व राज्य सरकारों, कोई ऐसा भाई बंधु हो, कोई ऐसी बहन हो यहाँ पर जो यहाँ पर केंद्र के अंदर पहुंच जाए, केंद्र के अंदर मान लो कि यहाँ पर कोई हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए जाकर, ठीक है। तो फिर आगे इनके अंदर क्या होगा, तो इन सभी में क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर दो लोगों के बीच में हो जाए, राज्य सरकारों के बीच में हो जाए दो, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, तो इसको कौन समाधान करेगा, इसका समाधान करेगी यहाँ पर न्यायपालिका यानी कि अदालत। ओके, समझ गए, किसका, नागरिकों के, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकार। आई होप आप समझ गए यार, इंटेलिजेंट हो, इतने थोड़ी हो, ठीक है। फिर आगे न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक समीक्षा भी देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास में है। संविधान है ना, संविधान क्या है, ग्रंथ है, जैसे कि मान लो ये है, तो ये क्या है, ये तो थोड़े पेज हैं, तो इस तरह से बहुत सारे पेजों का एक ग्रंथ बना हुआ है जिसे संविधान कह देते हैं। तो उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये अधिकार किसके पास में है, न्यायपालिका के पास में, कि न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करेगी, हर जो वर्ड लिखा हुआ है हर वर्ड को वो इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि उसका जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है वो गलत साबित नहीं हो सकता। तो उसकी सुरक्षा का अधिकार केवल न्यायपालिका के हाथ में है। तो आगे देखिए, अगर कोई संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, ठीक है। न्यायपालिका के पास में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून की सुरक्षा करने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास में है। अब मान लो कि संवैधानिक ढांचा, अब आप कहोगे कि आधारभूत ढांचा क्या होता है ये दोस्तों, तो इस आधारभूत ढांचे को मैं बता दूं कि संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें संविधान का आधारभूत ढांचा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो आपके यहाँ पर है, मौलिक अधिकारों को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसको कम कर सकता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ अच्छा करना चाहिए तो ऐड कर सकता है, अदरवाइज उसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती। अगर कोई चेंजिंग करता है तो उस लॉ को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे विधायिका कोई लॉ बना देती है कि यहाँ पर समानता का अधिकार है तो समानता के अधिकार को कम कर दिया जाए, ऐसा कोई लॉ बना देती है विधायिका, तो ये न्यायपालिका क्या करेगी, उस लॉ को निरस्त कर देगी, खत्म कर देगी, यानी कि इस न्यायपालिका से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये अधिकारों की रक्षा करती है न्यायपालिका। ओके, आधारभूत ढांचा आई होप आप समझ गए कि कुछ ऐसी यहाँ पर चीजें हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, अच्छा उसके अंदर जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार का आपको एग्जाम्पल दिया। तो फिर आगे देखो, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह अदालत जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो, तो मौलिक अधिकार है कितने अपने, 6 है, जैसे स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति का, शिक्षा का, तो ये सारे यहाँ पर क्या है, ये मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को यहाँ पर उल्लंघन होता है या फिर मौलिक अधिकार दिए हुए हैं पर यहाँ पर पुलिस नहीं मानती है, कहेगी भी कौन से आपके मौलिक अधिकार मैं नहीं मानती, अगर कुछ ऐसा कहती है सरकार या आपके मौलिक अधिकार नहीं मानते हैं, उल्लंघन हो रहा है, तो आप अदालत के अंदर जा सकते हो। आप अदालत के अंदर जा सकते हो और
आपको यहाँ पर छठा एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उसके तहत आप अदालत के अंदर जाकर वहाँ पर कोर्ट के अंदर पेश हो सकते हो, वहाँ पर कह सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप यहाँ पर मुकदमा लड़ सकते हो दोस्तों। तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है कौन? ये करती है न्यायपालिका। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने क्या जाना है, यहाँ पर जाना था कि न्यायपालिका की भूमिका यानी कि न्यायपालिका के कार्य जाने थे। 3 न्यायपालिका के कार्य देखे, जैसे विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा देखी थी। न्यायिक समीक्षा अब तो नहीं भूलोगे ना कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा आप समझ गए, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, यानी कि संविधान के अंदर आधारभूत ढांचे। पहली बात तो संविधान की सुरक्षा करना किसका अधिकार है? न्यायपालिका के। संविधान के अंदर जो आधारभूत ढांचे है, अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो उसके अधिकारों को कम करता है, तो न्यायपालिका के उस अधिकार को, तो न्यायपालिका उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। फिर कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, यानी कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा हो या कोई ना मानता हो, तो यहाँ पर अदालत में जा सकते हैं। आई होप आप ये समझे होंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, एंड देन मैं बाद में आता हूँ। तो आप आई होप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। क्या होती है स्वतंत्र न्यायपालिका? स्वतंत्र यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर कहानी बताता हूँ। इमेजिन करिए कि आपकी जमीन पर ताकतवर व पावरफुल लोगों ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। आपकी जमीन पर क्या ताकतवर और पावरफुल लोगों ने कब्जा कर लिया। ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार भी उन्हीं की है। तो अब आपकी जमीन का क्या होगा? तो अब ये समझ लें कि आपकी ज़मीन गई या फिर आपके पास में बचेगी। तो बचेगी तो कैसे ही बचेगी, क्योंकि सरकार ही उन्हीं की है, तो निर्णय भी उन्हीं के पक्ष में होगा। तो अब इस हिसाब से तो फिर आपकी ज़मीन गई, अकेली आपकी क्यों जाएगी? जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी की ज़मीनें चली जाएगी। इस हिसाब से तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा। फिर सरकार उन्हीं की है, तो इसका मतलब कि वही सर्वश्रेष्ठ हो गए, वही यहाँ पर धनुधर हो गए, वही योद्धा हो गए, ठीक है। धनुधर तो नहीं होंगे, बट सबसे ताकतवर लोग वही हो गए, तो वही शासन करेंगे अपने देश पर, तो ऐसा होगा। तो ऐसे तो तानाशाह बन जाएगा देश, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे भी कुछ कहानी ट्विस्ट होता है ना कहानी के अंदर, पूरी कहानी तो देखा करो। यहाँ पर देखिए, लेकिन भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में शक्तियों का बंटवारा है। तो यहाँ पर सरकारें 3 भागों से मिलकर बनती है। सरकार है तो एक भाग सरकार का नहीं होता अपने। यहाँ पर देखिए, सरकार के 3 भागों से मिलकर सरकार बनी है। किससे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब ये तीनों मिल जाती है तब सरकार बनती है, ओके। किसी एक पक्ष का सरकार नहीं होता। जैसे विधायिका ने यहाँ पर कानून बना दिया, बनाने का अधिकार विधायिका का, लेकिन लागू करने का अधिकार कार्यपालिका का, और इंसाफ देने का अधिकार न्यायपालिका का, ठीक है। तो अब ये अधिकार न्यायपालिका के अधिकार में है। तो सरकार भले ही लोगों की उनकी हो, लेकिन न्याय कौन करेगा? आखिर में तो यहाँ पर न्यायपालिका में आना ही पड़ेगा ना, चाहे सरकार उनकी हो चाहे सरकार खुद ही क्यों ना हो, तो यहाँ आखिर में तो यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अब देखते हैं निर्णय किसके पक्ष में होगा। आपकी जमीन आपके पास में रहेगी या दूसरों के पक्ष में चली जाएगी। तो मान लीजिए कि आपकी जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया है और जिसने कब्जा किया है वो सरकार ही है, तो मुकदमा आ गया यहाँ पर न्यायपालिका में। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका पर किसी की नहीं चलती। क्यों नहीं चलती वो भी यहाँ पर देखेंगे। विधायिका और कार्यपालिका इसके काम में दखल नहीं दे सकती है, यानी कि ये दोनों इसके काम में दखल नहीं दे सकती। ये कोई मामे का लड़का नहीं है कि ये कह देगा कि भाई यार मैंने जमीन हड़पी है तो तुम मेरे पक्ष में निर्णय लेना, तो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसे समझ लो यहाँ पर। तो ये दोनों मिलकर इसके काम में दखल नहीं दे सकती है। तो आगे देखो, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। यानी कि अब यहाँ पर न्यायपालिका में जो बंदा बैठा है ना, जो न्यायाधीश बैठा है अदालत के अंदर, जब वो बनता है तो उसकी बनने की प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। जैसे मान लो आप सरकार आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, तो आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, इसके अंदर तो सरकार की भूमिका है। बट अगर आप यहाँ पर कोर्ट का कोई भी एग्जाम दोगे, न्यायपालिका का जज बनने के लिए कोई एग्जाम दोगे यहाँ पर, तो उसके अंदर सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी, वो एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब इसके यहाँ पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके चुनाव में नियुक्ति के अंदर इसकी सरकार की भूमिका नहीं है। तो ये कहेगा यार सरकार, जब मेरे को सरकार ने बनाया नहीं तो मैं सरकार के अंडर में काम क्यों करूं, मैं तो अपने सर के अंडर में काम करूंगा। जो मेरे यानी कि मेरा सर कौन होगा, मेरा सर संविधान है, तो संविधान जो कहेगा मेरे को तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। तो ये चलेगी संविधान पर, ठीक है। फिर आगे
इसलिए एक बार न्यायाधीश बन जाने के पश्चात इन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। अब मान लो कि सरकार ने जमीन हड़पी है और सरकार इसको क्या कर रही है, सरकार इसको कह रही है मामे के लड़के को कि अगर तूने मेरे पक्ष में निर्णय नहीं सुनाया तो मैं तेरे को हटवा दूंगी, ठीक है। बट ये भी आगे से क्या कहता है, ये कहता है न्यायपालिका यानी कि ये कहता है कि तुमने मेरे को नहीं बनाया, मेरे को यहाँ पर संविधान की शाखा है, संविधान के द्वारा मैं यहाँ पर नियुक्ति हुई है मेरी, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब मैं बन चुका हूं तो मेरे हटाना आपके बस की बात नहीं है। आपके पापा भी आ जाएंगे ना तो भी मेरे को नहीं हटा सकती हैं। सीधी सी बात क्या है कि सरकार यहां पर जज को ना ही तो बनाती है और ना ही हटा सकती है, यानी कि हटा जरूर सकती है पर बहुत ज़्यादा प्रोसेस ऐसे मान लो कि नामुमकिन के बराबर है हटाना। आज तक कोई हटा ही नहीं है, जितने भी जज बने हैं कोई भी हटा नहीं पाया इनको, ठीक है, क्योंकि हटाना बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि नहीं हटा पाता, नामुमकिन के बराबर है। तो अब यहाँ पर ये जज हट सकते नहीं है, ठीक है, इनको कोई मार सकता नहीं है, नियुक्ति इनकी सरकार करती नहीं, तो ये क्यों मानेंगे भाई, ये तो अपने आप में एक यमराज है ना, ये क्यों मानेंगे किसी की बात। सीधी सी बात है, इसके मन के अंदर जो निर्णय आएगा वो सुनाएगा और ये चलता है संविधान के ऊपर, तो जो संविधान कहेगा इसको उसके ऊपर। तो अगर जमीन यहाँ पर हड़पी है तो ये कहेगा जमीन दे दे वरना तेरे को जेल में डाल दूंगा, ठीक है, तो ऐसे होगा। फिर आगे, इसी कारण न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। तो अब आपकी जमीन आपके हाथों में, ये न्यायपालिका आराम से सौंप देगी, कहेगी कि राजीव कुमार लो ये आपकी ज़मीन है और आपको देती हूँ, ले चंगू ये ज़मीन आपकी है तो आपको लो, और ये सरकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं बैठी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या समझा आपने, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में समझा। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी की नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, सीधा सा रीजन देखो कि न्यायपालिका के अंदर जो जज बैठते हैं तो उसको ना ही तो सरकार नियुक्त करती है, और जब वो एक बार नियुक्त हो जाए किसी अदालत के अंदर जज तो उसे हटा तो सकती नहीं है सरकार, ठीक है। सरकार ना ही हटा सकती है, न्याय नियुक्ति होती है, तो अब उसके पास में इतनी ज़्यादा पावर होती है, किसी जज के पास में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो निर्णय स्वतंत्र रूप से आराम से सुना सकता है, उसको किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक चाहे, अगर वो जज चाहे तो वो सरकार को भी जेल के अंदर डाल सकता है, इतनी पावर है जज के पास में। तो क्यों किसी से डरने की बात है, इसीलिए इसको इतनी पावर दी गई है ताकि ये स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। और ये अधिकार क्यों दिया गया है, क्यों भी यहाँ पर किसी जज को नहीं हटाया जा सकता, तो ये अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि जज के ऊपर किसी का, सरकार का कोई प्रेशर ना रहे, भी सरकार को ये से डरकर निर्णय ना सुनाए। तो सरकार जब यहाँ पर जज हट नहीं पाएगा तो जज एक स्वतंत्र रूप से निर्णय सुनाएगा ना, तो जज को इतनी पावर दे दी कि उसको कोई हटा तो सकता नहीं है, तो ये आराम से स्वतंत्र रूप से निर्णय सुनाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पार्ट, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। आपको कहानी समझ में तो आ रही है क्या, वैसे मैं इसे सुनाता रहता हूँ, अब मेरे को आदत है कि एक कहानी टाइप के अंदर बताने का, ठीक है दोस्तों। वैसे अगर आप चाहो तो मैं सीधा भी बता सकता हूँ, वो आपकी चॉइस पर है, बट मैं एक कहानी के अंदर अगर समझाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे अच्छी तरह से। एक कहानी होती है जो हमेशा एग्जाम में याद रहती है, तो ये लिखा हुआ तो आपको ना एग्जाम के अंदर याद रहेगा ना कोई और है, तो आपको बस एक कहानी है तो कहानी याद रहेगी, इसलिए मैं कहानी के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस आप बता देना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब इस पार्ट में यहाँ पर देखते हैं। इस पार्ट में देखो क्या देखेंगे कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, जैसे कि अपने सरकार है, सरकार को 3 भागों में डिवाइड किया है ना, सरकार के लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी। पहले कौन सी थी, पहले एक होगी जो पूरे देश को संभालेगी, यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन आएगी स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन आएगी लोकल गवर्नमेंट। वैसे ही यहाँ पर क्या है, वैसे ही जिस प्रकार से सरकार को डिवाइड किया है वैसे ही यहाँ पर कोर्ट को भी डिवाइड किया है, जिससे पूरे देश को यहाँ पर चलाने के लिए कौन आएगी, पूरे देश को कंट्रोल में कौन रखेगी, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होगी, सुप्रीम कोर्ट, इसको हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं। एंड देन छोटी उससे फिर होगी उच्च न्यायालय, यानी कि जो राज्य के अंदर होंगे हाई कोर्ट, ठीक है। एंड देन फिर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो गांव, शहर, जिला, तो इन सब को सुनेगा। जैसे कि मान लो आपके गांव के अंदर कोई मुद्दा हो जाता है, शहर के अंदर हो जाता है, या पूरे जिला में हो जाता है मुद्दा, तो सबसे पहले अपने न्याय मांगने के लिए कहाँ जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। अगर वहाँ भी न्याय ना मिले
फिर आपने कहाँ जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट में, जो कि पूरे राज्य के अंदर होगा, ठीक है। आपका जो राज्य होगा उसकी राजधानी के अंदर होगा ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय सॉरी। और फिर उच्चतम न्यायालय कहाँ पर होगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर ये उच्चतम न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय में भी अगर आपका निर्णय नहीं सुना जाता है या अच्छे से सुनवाई नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि अच्छी से सुनवाई नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, ठीक है दोस्तों। और उच्च न्यायालय जो कि राज्य के अंदर होता ही है, ये आपको पता चल गया। तो ये आपने यहाँ पर क्या देख लिया, यहाँ पर देखा है कि न्यायालयों की संरचना, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी, सुप्रीम, एंड देन हाई, एंड देन सबऑर्डिनेट। ओके, फिर आगे सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊंची अदालत है, ये आपको पता चल चुका है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं, यानी कि जो सबसे मुख्य होंगे ना, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, वो कौन होंगे यहाँ पर, वो सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर मुखिया होंगे। ओके, जज। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसने सुनाया था कि व्यक्ति को फांसी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर निर्णय सुनाया है किसी व्यक्ति को फांसी हो जाएगी, तो वो व्यक्ति ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि यहाँ पर मेरा निर्णय सही से सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में निर्णय जाने के बाद में ऐसी सुनवाई हुई कि इसकी फांसी को रद्द कर दिया गया, तो इसकी फांसी को रद्द कर दिया गया, तो अब इसका निर्णय क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठीक है, अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को फांसी नहीं होगी। तो इस कोर्ट के निर्णय सभी को मानने पड़ते हैं। सीधी सी बात है यार, क्या है, ये फादर है, ये उसका बेटा है, ठीक है, बेटे को अपने बाप की बात माननी पड़ेगी ना, तो वैसे यहाँ पर ये पापा है, फादर है, तो फादर है तो सभी बेटों को इसकी बात माननी पड़ेगी। ओके, समझ में आ गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। एंड देन आगे देखते हैं, क्या ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या ये सारी जो अदालतें यहाँ पर आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये कनेक्ट है, कनेक्ट तो है, ये आपने देख ही लिया है इधर। जी हाँ, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब क्या है, जैसे इसका निर्णय है तो इसका निर्णय, अगर ये कोई निर्णय सुनाता है उच्च न्यायालय, तो इसका निर्णय निरस्त हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय का निर्णय सुना जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय सुनाता है तो इन सारी अदालतों के निर्णय निरस्त हो जाएंगे, यानी कि बात की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, इसकी बात की यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी उच्चतम न्यायालय की, जो जितनी बड़ी अदालत है उसके बात की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। फिर आगे कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, इसका मीन्स क्या निकलता है कि ऊपरी अदालतों के निर्णय निचली अदालतों को मानने पड़ते हैं। ओके, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं है, तो वह ऊपरी अदालत में जा सकता है। तो यह तो बहुत ही बेसिक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया ना यहाँ पर कि बाप है, ये तो बाप है तो बेटों को तो निर्णय मानना ही पड़ेगा। और आपको ये आई होप आपको समझ में आ गया है। ये तो आपको कोई, अगर मैं ये इतना ही समझा देता तो भी समझ में आ जाता, बहुत ही इजी था, इसके अंदर कोई खास नहीं है। तो ये आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। सबसे बड़ी अदालत पूछे तो क्या कहोगे, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है। अगर पूछोगे कि, अगर कोई पूछे कि राज्य की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है, तो क्या कहोगे कि उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। अगर कोई पूछे जिला की सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है, तो क्या कहोगे, अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, बता दोगे दोस्तों। तो अगर कोई ऐसे पूछे कि गांव, शहर या जिला में कौन सी कोर्ट होती है, तो क्या कहोगे, यही, ठीक है। राज्य में कौन सी कोर्ट होती है, ये। देश में कौन सी कोर्ट है, ये। ओके, बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत फैक्ट देख लेते हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, तो आपको यहाँ पर याद भी रखनी है, तो इसको अपने देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में, यानी कि 1862 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी ये, 1862 के अंदर दोस्तों, ठीक है। 1862 के अंदर सबसे पहले कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी। फिर बम्बई, मुंबई आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के पास में आ जाती है बम्बई, ठीक है। मुंबई, जिसको आप मुंबई कहते हैं, आपको पता ही होगा ना, महाराष्ट्र की राजधानी। एंड फिर आगे मद्रास, मद्रास यानी कि चेन्नई के अंदर है, नीचे नीचे तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है। ओके, तो मद्रास यानी कि अब नाम है इसका मद्रास का, चेन्नई, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तो आपको पता होगा
कलकत्ता आप समझ गए, यहाँ पर मैप आपके माइंड में आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में मैप करेंगे तब आपके माइंड में आने लग जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट इधर ही क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है ये कलकत्ता। मुंबई महाराष्ट्र की, ठीक है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आता है तो महाराष्ट्र की। एंड मद्रास सबसे नीचे नीचे, यानी कि ऐसे कह सकती हैं कि इस तरह से सर्कल बना हुआ है, एक तरफ मुंबई है, दूसरी तरफ यहाँ पर कलकत्ता है, एंड सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे मद्रास है, मद्रास का अब नाम चेन्नई है। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको पता चल गया। फिर आगे नेक्स्ट, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, क्या 25 हाई कोर्ट है, तो 25 यहाँ पर हाई कोर्ट है। तो दोस्तों स्टेट अपनी कितनी है, स्टेट एट दिस टाइम तो अपने 28 स्टेट है, यानी कि 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी है। तो बाकी फिर 3 स्टेट और कहाँ पर गई, 3 स्टेट की यहाँ पर न्यायालय कहाँ गई, वो तो है ही नहीं, और यूनियन टेरिटरी भाई तो वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो कि 25 उच्च न्यायालय हैं तो पंजाब और हरियाणा का एक ही है, जैसे पंजाब और हरियाणा 2 राज्य है तो इसका एक ही न्यायालय है, कहाँ पर, चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। फिर असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, तो ये 4 राज्य हो गए जो अपने इधर नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य है ना, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, तो इसकी एक ही इसका एक ही उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में, गुवाहाटी। ओके, तो ये आप समझ गए। फिर आगे 1 जनवरी 2019 से अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले क्या होता था, सेपरेट होता था, लेकिन 2014 के अंदर तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया, ठीक है, अलग राज्य बन गया 2014 के अंदर तेलंगाना। तो अब यहाँ पर 2019 से क्या हुआ, 1 जनवरी 2019 से इन दोनों के भी अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो इन दोनों की राजधानी के अंदर क्या है, इनके अपने अपने उच्च न्यायालय हैं अलग अलग। तो ये आप समझ गए। फिर आगे देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला स्तर पर जो न्यायालय होता है उसे कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अभी अपने जस्ट पढ़कर ही आई हैं। तो इसके अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब कहोगे कि सर अलग अलग नामों से किससे, हमने तो कभी ये नाम सुने नहीं। हाँ भाई, आपने नहीं सुने, जैसे भारत के अंदर 28 स्टेट है तो सभी के अलग अलग नामों से पुकारती हैं, ठीक है। आप जैसे नॉर्थ के अलग लोग पुकारते हो, साउथ के अलग, तो ईस्ट के अलग, एंड इधर वेस्ट के अलग, तो सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को। तो इसको देखो, यहाँ पर कोई ट्रायल कोर्ट कहता है, तो कोई जिला न्यायालय अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश कहता है, कोई प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट कहता है, तो कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अदर नेम है सबऑर्डिनेट कोर्ट के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देन अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अब यहाँ पर क्या देखेंगे, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं, ठीक है। विधि व्यवस्था यानी कि विधि का मतलब कानून, कानून की क्या शाखाएं हैं, जिससे एक फौजदारी कानून होता है और एक होता है दीवानी कानून। तो 2 हिंदी के वर्ड है, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आप इसको कोशिश करोगे कि इंग्लिश में याद रखो। जैसे फौजदारी कानून को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है और इधर यहाँ पर दीवानी कानून को सिविल लॉ कहा जाता है। तो इसके नाम से यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल रहा है कि जैसे कि क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल का मतलब क्या होगा, क्राइम रिलेटेड, ठीक है। सिविल का मतलब यानी कि कोई अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा, ऐसा है रिलेटेड। ओके, तो अब इन दोनों के अंदर क्या है, अगर आपके साथ में कोई भी अपराध होता है, कोई भी जुर्म है या कोई भी चोरी वगैरह होती है, कोई कुछ भी होता है, तो आप उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हो। तो वही प्रोसेस है दोस्तों, इसके अंदर भी आपका कौन सा अधिकार है, क्या हुआ है आपके साथ में, तो क्या आपको यहाँ पर दीवानी कानून के अंदर रिपोर्ट लिखानी चाहिए या फिर यहाँ पर क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल लॉ, तो यहाँ पर ये जानेंगे। देखिए इसमें कानून में जिसे अपराध माना गया हो, जैसे चोरी, दहेज के लिए, औरत को तंग करना, हत्या, यानी कि क्रिमिनल के अंदर आप समझ गए कि क्रिमिनल के अंदर कौन से मुद्दे आते हैं, चोरी, औरत को तंग करना, औरत क्यों किसी को भी तंग करना, या फिर कोई भी हत्या हो गई, तो ये सारे मामले किस में आ जाएंगे, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर। इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें वे मामले आ जाएंगे जो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो, जिससे, ठीक है, जैसे कि किराया ना देना, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चीज़ों की खरीदारी, तलाक, ये सब आ जाएंगे इसमें सिविल लॉ के अंदर। ओके, फिर इसमें क्या होता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस अपराध की जांच करती है। अब मान लो कि आपके घर में चोरी होगी तो आप यहाँ पर पुलिस के थाने में जाओगे और आप क्या करोगे, आप एफआईआर दर्ज कराओगे। एफआईआर के अंदर कुछ नहीं होता है, आपका नाम, पता, घर का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्ज करवाओगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, अगर वो दोषी होता है तो उसको या तो जुर्माना देना पड़ेगा या उसे जेल हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया क्रिमिनल लॉ। एंड इधर क्या होगा,
इधर मान लो कि प्रभावी पक्ष द्वारा न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अब आप क्या करोगे, जमीन कोई किराया वगैरह नहीं दे रहा है तो आप न्यायालय में जाकर एक यहाँ पर याचिका दायर कर दोगे। उसके बाद में अगर मामला किराए से संबंधित हुआ तो फिर मालिक मुकदमा दायर भी कर सकता है, ये हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पर न्यायालय क्या निर्णय सुनाएगा, न्यायालय कहेगा भाई या तो मकान खाली कर दो या फिर उसका बकाया किराया दे दो। ओके दोस्तों, समझ गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा वर्ड टेक्निकल है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर क्रिमिनल है और यहाँ पर क्या है, सिविल लॉ है। तो क्रिमिनल के अंदर क्राइम से रिलेटेड मुद्दे आ जाएंगे, सिविल है तो सिविल यानी कि नागरिक के अधिकारों से रिलेटेड मुद्दे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए। एंड देन पहले आप इसका क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं, ये लास्ट पार्ट ही है अपना इस चैप्टर का। तो आगे इसमें देखेंगे क्या हर व्यक्ति को अदालत की शरण में जा सकता है, क्या हर व्यक्ति न्याय का हकदार है, क्या कोई भी व्यक्ति जाकर अदालत में अपील कर सकता है। तो वो अपने इस पार्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गरीब के घर में जन्मा हो, तो हर व्यक्ति न्याय का हकदार है। गरीब लोगों की न्याय तक पहुंच सुगम बनाने के लिए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यवस्था क्या है, जनहित याचिका क्या है यानी कि PIL, ये एक ऐसी व्यवस्था है। पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति है, मान लो कि आप हो या मैं हूं, तो अब मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं पहले वकील को हायर कर पाऊं, फिर उसके अंदर मुकदमा दायर करूंगा, फिर वहां पर लड़ेंगे। तो अब गरीब लोग ये इतना सारा प्रोसेस नहीं कर सकते थे इतना। तो यहाँ पर 1980 के दशक में क्या हुआ था, सरकार ने क्या किया था, तो सरकार ने यहाँ पर ये किया कि ये PIL यानी कि जनहित याचिका की एक व्यवस्था ला दी। इसके माध्यम से क्या है, पहली बात तो अगर आपके साथ में कोई अन्याय हुआ है या कोई लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है तो कोई एक व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक वहां पर दायर कर सकता है। ये होगी कहाँ पर, ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दायर कर सकते हैं। मान लो कि आपके साथ में कुछ हो रहा है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है देखना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जनहित याचिका दायर कर दूंगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर ये एक व्यवस्था ये भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, वो आप इंटरनेट के माध्यम से भी, मोबाइल से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं जनहित याचिका। फिर आगे, ऐसे लोग जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। पता चल गया आपको, यह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ओके, कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, ये भी आपको पता चल गया। फिर आगे, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अब मान लो कि आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कोई पत्र भेजा या तार भेजा इंटरनेट के माध्यम से, तो उससे भी जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, बस शर्त यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नाम पर होना चाहिए वो पत्र। फिर आगे, जैसे कि मिड डे मील की व्यवस्था भी एक जनहित याचिका से ही शुरू हुई थी। आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा ना, कि दोपहर का जो मध्याह्न का जो भोजन होता है सरकारी प्राइमरी बच्चों को जो मिलता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गवर्नमेंट में, तो उसे कहते हैं मिड डे मील योजना। तो वो व्यवस्था भी कैसे की गई थी, वो भी की गई थी इसी जनहित याचिका की वजह से। इसकी स्टोरी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर उड़ीसा और राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। अकाल के समय किसी ने जनहित याचिका दायर कर दी कि लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो कम से कम उनको तो भोजन दिया जाए। सरकार के पास में बहुत सारा यहाँ पर अन्न पड़ा था जिनको चूहे वगैरह खा रहे थे। तो ये फिर सरकार ने भी तर्क दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है। तो इस तरह से वाद विवाद बहुत चला। उसके बाद में चलने के बाद में सरकार ने क्या किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 क्या करता है कि जीवन का अधिकार देता है। तो जीवन के अधिकार के अंदर केला वो मतलब नहीं है कि जीवन का अधिकार अब आपके जैसे मेरी बॉडी है तो बॉडी को सुरक्षित रखना है, तो बॉडी को सुरक्षित रखना है तो भाई खाना ना खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, फिर ये जीवन का अधिकार कैसे हो गया। ठीक है, तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये मिड डे मील की व्यवस्था की। सरकार ने ये कहा कि अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी की सुरक्षा की जाएगी, आपकी बॉडी होगी, आपका खाना पीना रहना सहना हर एक चीज के अंदर क्या होगा, जीवन का अधिकार आएगा, यानी कि अनुच्छेद 21 इंक्लूड होगा। तो फिर यहाँ पर मिड डे मील की यहाँ पर व्यवस्था की थी। फिर आगे, लेकिन अदालत के कुछ निर्णय ऐसे भी हैं जो आम आदमी के लिए नुकसानदेह है।
देखिए यहाँ पर कोई जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है। कैसे? देखिए यहाँ पर सारी अच्छाई देखी है आपने, लेकिन कुछ बुराई भी हो सकती है। अच्छाई के दो परिणाम होते हैं हमेशा दोस्तों। जिसको अगर कुछ यहाँ पर अधिकार मिल चुके हैं तो वो अच्छाई हो जाएगी, जिसको नहीं मिले वो बुराई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान ली कि यहाँ पर अदालत ने क्या ये निर्णय सुना दिया कि झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करना है, झुग्गी झोंपड़ियों को सड़कों से हटा देना है। अब मान लो कि सड़कों को हटा देना, इसके दो पक्ष हो सकती हैं। अब जो गाड़ियां चलाएंगे उनको तो बेनिफिट होगा भी, हाँ सही है, बढ़िया होनी चाहिए रोड, तो उनको तो सही है। लेकिन जो वहाँ पर लोग रह रहे थे इतने सारे, तो अब उनका क्या होगा? तो उनके लिए तो ये अच्छा नहीं है ना। तो दोनों तरफ से दोनों पक्ष होते हैं कोई भी काम करने के, तो ऐसे यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़े बहुत तो दोस्तों होते हैं, इतना तो सेक्रीफाइस यहाँ पर करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता रहता है। कोई भी है तो विकास भी होगा, तो विकास के भी दो परिणाम होते हैं, आपको पता ही है यहाँ पर कि विकास होगा, जिस स्थान पर विकास होगा वहाँ का विकास हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा तो उसके लिए तो वो विकास नहीं है ना यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जनहित याचिका के बारे में है, सबसे पहले 1980 में स्टार्ट की गई थी, 1980 के दशक के अंदर स्टार्ट की गई थी। जनहित याचिका को आपने याद कर लिया। कहाँ पर ये दायर की जा सकती है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से दायर की जा सकती है। ओके दोस्तों, यही है और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो आपके चैप्टर कंप्लीट होने के लिए। एंड देन अब चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।